नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। रुक करते हैं हेडलाइंस पर। देश को मिली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने ऊना से दिखाई हरी झंडी। पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात पहुंचे। वे गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में निकट रही गुजरात गौरव यात्रा से शिरकत करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का 36वां दिन बोमागोड़ा नहाली से शुरू किया पैदल मार्च। कर्नाटक कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल रहे। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज होगी सुनवाई। मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक मामले में होगी सुनवाई। मसाजिद कमेटी पेश करेगी दलीलें। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। पीएम मोदी इसके अलावा यहां विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे और साथ ही जिले में बल्क ट्रक पार्क की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी चंबा के एक सार्वजनिक समारोह में 2 बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने ऊना के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पिछले महीने मोदी ने गुजरात में तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की थी। ये ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के बीच चलती है। नई वंदे भारत ट्रेन पहले ही तुलना में एक उन्नत संस्करण है जो बहुत हल्की है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। यह महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ये ट्रेन पंजाब में किरतपुर साहिब, आनंदपुर साहिब, ज्वाला देवी एवं माता चिंतापूर्णी जैसे तीर्थों को जोड़ेगी। इससे महज 5 घंटे में ऊना से दिल्ली तक का सफर पूरा किया जाएगा। वंदे भारत के शुरू होने से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निवासियों को भी काफी फायदा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन सुबह 5 बजे दिल्ली से रवाना होगी और 10 बजे ऊना पहुंचेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। योगी को राजनीतिक श्रेणी में उनके शानदार काम के लिए यह सम्मान मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवार्ड को प्रदेश की 25 करोड़ जनता को समर्पित करते हुए कहा कि इस सम्मान के असली हकदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आयोजित कार्यक्रम में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड समारोह में राजनीति के अलावा मनोरंजन, खेल, स्टार्टअप, सोशल चेंज और जलवायु आदि श्रेणियों में प्रेरणास्पद कार्य करने वाली भारतीय हस्तियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी को राजनीति की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। इस श्रेणी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई बड़े नाम शामिल थे। अवार्ड समारोह में सीएम योगी खुद मौजूद नहीं हो सके। उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से जनता के प्रति अपना आभार जताया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार चुनी गई है। यह जनता के विश्वास का प्रतीक है और इस अवार्ड के असल हकदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात पहुंचे। वह गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में निकल रही गुजरात गौरव यात्रा में शिरकत करेंगे। अमित शाह 2 स्थानों से यात्रा को 3 रूट पर रवाना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह नवसारी पहुंचेंगे और उनाई माता मंदिर में दर्शन और पूजा के यहां से गुजरात गौरव यात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद वे आदिवासी गौरव यात्रा को भी रवाना करेंगे। ये यात्रा गुजरात गौरव यात्रा का ही हिस्सा है। बीजेपी ने आदिवासियों के कल्याण वाले केंद्र और राज्य सरकार के कामों को इस यात्रा के रथ में दिखाया है। आदिवासी गौरव यात्रा सिर्फ राज्य की आदिवासी बेल्ट को कवर करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गुजरात गौरव यात्रा से जुड़े दोनों
कार्यक्रम नवसारी जिले में ही होंगे। बीजेपी राज्य में तीसरी बार ये यात्रा निकाल रही है। पार्टी ने पहले ये यात्रा 2002 और 2017 में निकाली थी। बीजेपी के लिए यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण, इसका अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह के अलावा करीब 1 दर्जन केंद्रीय मंत्री इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसमें गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र शेखावत, सर्बानंद सोनोवाल, हरदीप पुरी, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा संजय बालियानी और राव साहेब दानवे के नाम शामिल है। प्रदेश में देखें तो तमाम पूर्व मंत्रियों के साथ पूर्व सीएम विजय रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद रहेंगे। इन नेताओं की मौजूदगी में अगले 9 दिनों में 182 विधानसभा क्षेत्रों में से 144 करीब 145 सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे और गुजरात गौरव यात्रा के जरिए 5734 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राजस्थान में चुनाव अभी 13 महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक और चुनावी यात्राओं को माहौल अभी भी से गर्मा चुका है। देश के अन्य हिस्सों की तरह ही राजस्थान के लोगों में भी राजनीतिक और धार्मिक यात्राओं के प्रति एक अलग ही किस्म का आकर्षण वर्षों से रहा है। यही कारण है कि राजस्थान में राजनेता लंबी दूरियों की पैदल यात्राएं भी खूब करते हैं और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। पूर्व में यहाँ मोहनलाल सुखड़िया से लेकर भैरव सिंह शेखावत ने भी विभिन्न अवसरों पर छोटी बड़ी कई यात्राएं निकाली थी। उनके बाद यहाँ के 2 दशक में वसुंधरा राजे की यात्राएं खासी चर्चा में रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और किरोड़ी लाल मीणा ने भी कुछ अवसरों पर यात्राएं निकालकर ज्वलंत मुद्दों को उठाया था। राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस जन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी। यह झालावाड़ से प्रवेश करके सवाई माधोपुर और अलवर होते हुए दिल्ली की तरफ जाएगी। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी की इस यात्रा के अगले चुनाव में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल बनेगा। पार्टी को केंद्र की भाजपा नीति सरकार की कमेटियों को जनता के बीच में ले जाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस के विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी इस यात्रा की पूरी तैयारी कर रही है। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर यह यात्रा सीधा प्रभाव डालेगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान की लगभग 60 सीटों पर इसका खास असर होगा, क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस इलाके में होंगे। कांग्रेस इस दौरान ईस्टर्न राजस्थान कैलाश प्रोजेक्ट पर भी भाजपा को घेरेगी। यह मुद्दा पहले से ही कांग्रेस और भाजपा के बीच गरमाया हुआ है। हालांकि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की रामदेवरा धाम की एकल यात्रा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की हाल ही बीकानेर संभाग में हुई देवदर्शन यात्रा की खूब चर्चाएं हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 36वां दिन। गुरुवार को उन्होंने चित्रकूट से बोमोगुडानाहली से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च की शुरुआत की। उनके साथ कर्नाटक कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल की यह यात्रा अब तक 925 किलोमीटर आगे आ चुकी है। यह यात्रा 12 राज्यों से होते हुए कश्मीर में जाकर खत्म होगी। इससे पहले राहुल ने बुधवार को चित्रदुर्ग में ही एक सभा के दौरान भाजपा पर निशान साधा। उन्होंने कहा कि वे सरकारी संपत्तियों के बड़े पैमाने पर जारी निजीकरण से सहमत नहीं है। राहुल ने कहा कि सत्ता में आने पर उन सभी पार्टियों की राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों स्तरों पर एक रणनीति बनाई जाएगी और युवाओं के एक रोजगार सुनिश्चित होगा। वे कर्नाटक के करीब 1800 युवाओं के साथ बेरोजगारी पर बातचीत कर रहे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही एकजुट है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का मकसद पार्टी को एकजुट करना है। इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लालू से कुछ समय के लिए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को कहा था, ताकि इससे देश में अच्छा संदेश जाए। इस पर भाजपा नेता ने कहा कि दिग्विजय सिंह लालू यादव से कांग्रेस जोड़ो यात्रा में शामिल होने का अनुरोध कर सकते हैं। बिहार में कांग्रेस सरकार चला रही है, ऐसे में उन्हें बुलाया जा सकता है। नीतीश कुमार भी गुरुवार को रैली में जाएंगे, लेकिन ऐसी यात्राओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सुशील मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें गुजरात और हिमाचल जाने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी जानते हैं कि रैली को गुजरात ले जाने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। यह रैली कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने के लिए है। भाजपा नेता ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी एक डूबता जहाज है और यात्रा में जो भी शामिल हो उसका जहाज जरूर डूबेगा। सुशील मोदी ने आगे कहा कि रैली में शामिल होने वाले राज्य सुप्रीमो संदेश नहीं देंगे, लेकिन एक प्रभावशाली संदेश तभी जाएगा जब ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल या केसीआर यात्रा में शामिल होंगे। ज्ञानवापी में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक और मस्जिद हटाकर जमीन का कब्जा लेने को लेकर दाखिल वाद सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर बुधवार को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने अपनी दलील आगे बढ़ाई। बाद में उठाए गए सभी पैरों के अधूरे हिस्से को आगे बढ़ाए हुए कमेटी के अधिवक्ताओं ने दलीलें दी। अदालत में अभी दलील जारी है और सुनवाई को जारी रखते हुए अदालत ने गुरुवार की तिथि नियत कर ली है। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडियन की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अंजुमन पक्ष की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद व इखलाक अहमद खादी के दलील में कहा कि प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूट स्पष्ट नहीं है। वाद लाने का क्या कारण है यह भी नहीं बताया गया। पक्षकार कैसे प्रभावित है यह भी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आदि विश्वेश्वर नाम के देवता है ही नहीं, जबकि वाद आदि विश्वेश्वर भगवान विराजमान व किरण सिंह 5 अन्य की तरह से दाखिल किया गया। वाद में विवादित संपत्ति को मस्जिद बताया गया है जो वर्ष 1669 में बनाई गई थी और मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और यह संपत्ति सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है और इसको पक्षकार ही नहीं बनाया गया है। संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, ऐसे में सिविल कोर्ट को इसको सुनने का अधिकार नहीं है। मामले में लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड को ही सुनने का अधिकार है। अदालत में अभी अंजुमन की दलील जारी है और अब गुरुवार को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जनपद में तिहलरार थाना क्षेत्र के कछियानी खेड़ा के हनुमान जी अब बाबू अली की जमीन पर विराजेंगे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद एवं जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से बाबू अली ने अपनी 1 बीघा जमीन लगभग 140 वर्ष पुराने हनुमान जी मंदिर में विराजमान हनुमान जी के नाम दान में दे दी है। उन्होंने तिलहर रजिस्ट्रार कार्यालय में इसके लिए जरूरी लिखापट्टी की और बेनामे की प्रक्रिया पूरी कर ली है। विक्रेता के रूप में बाबू अली और क्रेता के रूप में तिलहर की एसडीएम राशि कृष्णा ने बेनामा पर हस्ताक्षर किया है। बेनामा होने के बाद बाबू अली ने स्वामी चिन्मयानंद एवं एसडीएम के साथ मिलकर भगवान हनुमान जी के चरणों में बेनामा अर्पित किया। आपको बता दें कि शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे 24 के चौड़ीकरण को लेकर तिलहर के कछियानी खेड़ा में स्थापित लगभग 140 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को दूसरी जगह स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में मंदिर को और अधिक जगह देने के लिए एसडीएम राशि कृष्णा एवं तहसीलदार ज्ञानेंद्र नाथ मंदिर के पीछे स्थित खेत स्वामी बाबू अली से लगातार संपर्क में थे, लेकिन अधिकारियों की बात बाबू अली से नहीं बन रही सकी थी। इसके बाद खेत मालिक बाबू अली से स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने जमीन देने के लिए वार्ता की। इसके बाद बाबू अली ने अपने परिजनों से बात कर जमीन को दान करने पर सहमति दी। तिलहरकर के मोहल्ला हिंदू पट्टी निवासी बाबू अली ने तहसील पहुंचकर हनुमान मंदिर के लिए 1 बीघा जमीन का बेनामा कर दिया। बेनामा होने के बाद बाबू अली बेनामा की कॉपी लेकर अधिकारियों के साथ भगवान श्री हनुमान मंदिर पर पहुंचे। यहां पर मौजूद स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के साथ मिलकर उन्होंने भगवान श्री हनुमान के चरणों में बेनामे की कॉपी को अर्पण किया। फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। Hello, ladies. नील? मेरी चांद के लिए चांद का टुकड़ा। So cheesy, नील। यंग रोमांस है हमारा, कुछ हटके कुछ अलग करके दिखाओ यार। Excuse me, कुछ अलग देखना है। मैंने
आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता। थोड़ा स्पेस मिलेगा? हाँ, बच्चा हमारे पास है। तो आज शाम को ग्वालपाड़ी के पीछे 2,270,00,000 रुपए लेके आ जाइयो। 2,270,00,000? वो ऑटो डबल भाड़ा मांगता है, कहता है रिटर्न सवारी नहीं मिलती। रैपिडो ऑटो ट्राई कीजिए ना इस बार, सबसे किफायती भी है और घर तक पिकअप भी कर लेगा। सब कुछ ऐप पर है। Rapido Auto. Forget meter. Enjoy every kilometer. मोदी सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भाजपा ने छद्म समाजवादी बताया। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने एक कथित सदस्य को जालना से गिरफ्तार किया। बिहार के महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह अपहरण के इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी ने मंगलवार को हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। रुक करते हैं खबरों पर विस्तार से। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा और मशहूर कवि कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। बुधवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया था। बग्गा मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि ये ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए, वही उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं है। राजनीतिक लोग जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इससे कोई उन्माद नहीं फैलता। कुमार विश्वास पर रोपड़ में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुमार ने अरविंद केजरीवाल को खालिस्तान समर्थक बताया। उनसे इस बयान की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई। एक केस दर्ज कराने वाले का कहना था कि इसकी वजह से वे प्रचार करने गए तो उन्हें खालिस्तान समर्थक कहा गया। केस दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस कवि के गाजियाबाद स्थित घर भी पहुंचे। उन्हें नोटिस भेज जांच में शामिल होने को कहा गया और जिसके खिलाफ कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। दिल्ली भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा पर केजरीवाल को लेकर ट्वीट करने का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली जाकर अरेस्ट कर लिया। इसके विरोध में बग्गा के परिवार ने दिल्ली में किडनैपिंग की शिकायत कर दी। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर आरोप अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया। उसके बाद बग्गा को लो रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। फिर दिल्ली पुलिस आकर बग्गा को वापस दिल्ली ले गई। इस मामले में बग्गा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 जीतकर सत्ता पाने की जदोजहद में जुटी कांग्रेस परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली करके चुनावी शंखनाद फूकेगी। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की सोलन के ठोडो मैदान में 14 अक्टूबर को होने वाली रैली को परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली नाम दिया है। इतनी इसकी कोशिश तैयारियों को लेकर शिमला में आज पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें भीड़ जुटाने को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लंबे समय से कांग्रेस सोलन में अपनी जनसभा पुलिस ग्राउंड में करवाती रही है। इस बार पार्टी अपना कार्यक्रम ठोडो ग्राउंड में करवा रही है। शिमला संसदीय क्षेत्र के अधिकृत कार्यक्रम सोलन में होते हैं क्योंकि यह संसदीय क्षेत्र के बीच में स्थित है। भाजपा ने भी 10 अक्टूबर को अपना पंच परमेश्वर कार्यक्रम सोलन में ही करवाया था। हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त आज और कल 2 दिन तक अलग अलग ब्लॉक व जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं व इसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं को रैली में लोगों को लाने की संबंधी लक्ष्य दिए जाएंगे। इसमें चर्चा की जाएगी कि रैली में लोगों को लाने का माध्यम क्या हो और कैसे अधिक संख्या में लोगों को रैली स्थल तक पहुंचाया जाए। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अलावा प्रदेश मामलों में सह प्रभारी मुरकित सिंह कोटली और राष्ट्रीय प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी अलका लांबा भी तैयारियों का जायजा लेगी। इसके बाद कोटली और लांबा
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस के लिए मौसम का अनुमान राहत का संदेश लेकर आया है। 14 को सोलन में मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। इससे पार्टी को यहां लोगों की भीड़ जुटाने में आसानी होगी। मोदी सरकार पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भाजपा ने शुद्ध समाजवादी बताया है। भाजपा के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल ने अनुसार सार्वजनिक रूप से पूंजीपतियों को कोसने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर्दे के पीछे उनकी पूंजीपतियों से गले मिलते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था को एकमात्र उम्मीद की किरण बताते हुए कहा था कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण ही ये संभव हो सका है। ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर अदानी, अंबानी समेत चंद पूंजीपतियों के लिए काम करने के आरोप लगाते रहे हैं। वहीं पिछले दिनों राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ अदानी ग्रुप के 60,000 करोड़ रुपए निवेश का समझौता किया। उन्होंने पूंजीपतियों को लेकर कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को शुद्ध समाजवादी बताया। उनके अनुसार यही स्थिति आम आदमी पार्टी की है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल आंदोलन के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, लेकिन खुद उनकी सरकार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी हुई है। पूंजीपतियों को सार्वजनिक रूप से कोसने वाले केजरीवाल अपनी सरकार की भ्रष्ट नीतियों से सराहे पूंजीपतियों को लाभान्वित कर रहे हैं। गोपाल अग्रवाल ने कहा कि इसके उलट मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में अर्थव्यवस्था के सभी आयामों को मजबूत करने का काम किया। इसके तहत बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत स्थिति में है। जीएसटी का संग्रह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 13 क्षेत्रों में पीएमआई के सहारे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर अब एक बड़ा आरोप लगाया गया है। इस अभियान में बच्चों को शामिल करने की बात की गई है। साथ ही इस बारे में चुनाव आयोग को सूचित किया गया है कि कोई कार्यवाही की भी मांग की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनो ने मंगलवार को बताया कि कांग्रेस अपने भारत जोड़ो यात्रा के बच्चों को शामिल कर रही है क्योंकि इस पर से बुजुर्गों का विश्वास कम हो गया है। साल 2021 में गठित जवाहरलाल मंच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 से 17 साल तक के बच्चों को शामिल करने के लिए काम कर रही है। न्यूज़ एजेंसी ANI से कानूनों ने कहा कि कांग्रेस का जवाहर बाल मंच बच्चे जोड़ो कैंपेन चला रही है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में सुनियोजित तरीके से बच्चों को शामिल किया जा रहा है। कांग्रेस बच्चों का इस्तेमाल कर कानून का उल्लंघन कर रही है। इस पर कार्यवाही के लिए हमने चुनाव आयोग को लिख दिया है। कानूनगों के कहा कि बुजुर्ग कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए पार्टी बच्चों का इस्तेमाल राहुल गांधी के दौरे में भीड़ बनाने के लिए रखने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अपने झूठ से देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने जवाहरलाल मंच से काम करते हुए सवाल उठाया कि उन्होंने कांग्रेस पर पीपुल्स रिजर्वेशन एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक कथित सदस्य को जालना से गिरफ्तार किया। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्यों की संख्या अब तक 22 हो चुकी है। एटीएस अधिकारी ने कहा कि पीएफआई के जालना जिले के पूर्व प्रमुख शेख उमर शेख हबीब को सोमवार देर रात गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसे औरंगाबाद की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। 22 सितंबर को एटीएस ने कथित आतंक संबंधी गतिविधियों के लिए संगठन पर राष्ट्रव्यापी बहुत एजेंसी कार्यवाही के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य के खिलाफ 4 मामले दर्ज किए थे। अधिकारी ने बताया कि हबीब पीएफआई के जालना जिला इलाके के पूर्व प्रमुख थे। सीमा शुल्क अधिकारियों ने दुबई से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे 2 यात्रियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 करोड़ 63 रुपए की किलोग्राम सोना जब्त किया गया है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने देश के विभिन्न हिस्सों से 11,300 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। ड्रग्स की यह मात्रा इस साल जनवरी से अब तक जब्त की गई है। इसके साथ ही एजेंसी ने पिछले 9 महीनों में 58 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह मात्रा पिछले साल की तुलना में काफ़ी अधिक है। पिछले साल संघीय ड्रग्स रोधी एंड एजेंसी की मुंबई इकाई ने 1,780 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया था। एनसीबी अधिकारी ने कहा कि इसने 1 जनवरी से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक 86 मामले दर्ज किए और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा के लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब्त ड्रग्स से बड़ी मात्रा में कोकेन, मेफेड्रोन, गांजा, हेरोइन और LSD शामिल है। हालांकि अधिकारी ने अवैध बाजारों में जब्त ड्रग्स की सामूहिक कीमत के बारे में नहीं बताया। अधिकारी ने कहा कि ब्लैक कोकेन बाजार में सबसे अधिक मांग वाला ड्रग्स है और इसे 20,000 रुपये प्रति ग्राम पर बेचा जाता है, जिससे यह सबसे महंगा मादक पदार्थ बन जाता है। मेफेड्रोन 3,000 रुपये प्रति ग्राम पर बेचा जाता है। अधिकारी ने कहा कि हाई क्लास समाज के लोगों के बीच ब्लैक कोकेन की अत्यधिक मांग है। हमारा फोकस ऐसे ड्रग्स के आपूर्तिकर्ताओं और निर्माताओं पर है। उन्होंने कहा कि 2021 में एनसीबी ने 1,780 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया, 119 मामलों को दर्ज किए और विभिन्न राज्यों से 240 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 36वां दिन है। राहुल गांधी की पद यात्रा इस वक्त कर्नाटक में मौजूद है। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की चित्रकूट से चल्लेकर टाउन से की थी शुरुआत। उन्होंने राहुल गांधी इस दौरान स्थानीय लोगों से मिलते नजर आए और उनसे बातें करते नजर आए। मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायकों सिद्धार्थ कुशवाहा और सुशील सराफ पर दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले की जांच कर रही जीआरपी एसपी जबलपुर के पदस्थ इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे ने घटना के लिए रेवांचल एक्सप्रेस में तैनात टीसी अटेंडेंट पुलिसकर्मी के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने पीड़ित महिला के साथ विधायकों द्वारा अभद्र की घटना को सही बताया है। अब ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के बयान लिए जाएंगे। इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे ने बताया कि विधायकों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस जमानत के लिए नोटिस भी दे सकती है। यह पुलिस पर निर्भर है। हालांकि मामले में 7 साल से कम सजा की धारा लगाई हुई है और गंभीरता बताकर गिरफ्तारी कर सकती है। बता दें कि महिला की शिकायत पर सागर पुलिस ने सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसके बाद जबलपुर जीआरपी ने मामले की जांच एसपी ऑफिस को सौंप दी थी। इसकी जांच महिला इंस्पेक्टर शशि ध्रुवे को दी गई थी। रेवांचल एक्सप्रेस रिवाज से रवाना हुई थी। H1 कोच में 30 साल की महिला अपने 6 माह के बच्चे के साथ सफर कर रही थी। उन्होंने कांग्रेस के दोनों विधायकों पर बेड टच का आरोप लगाया था। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को फोन पर दी। इसके बाद ट्रेन में ही जीआरपी और आरपीएफ ने महिला की शिकायत सुनी और दोनों विधायकों पर केस दर्ज कर लिया। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक बाद देखते हैं रफ्तार न्यूज। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grade mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास। The Sleep Company mattress is log on to the sleepcompany.in. चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, वहां ने कंफर्ट जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। दीदी, अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे
थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एमएलए माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार करने के बाद जांच करेगी ईडी ने दावा किया कि ईडी ने कहा कि माणिक के बोर्ड अध्यक्ष तरह से 58,000 नियुक्तियां हुई जिनमें पैसे लिए गए। जांच एजेंसी ने दावा किया कि माणिक के मोबाइल में डीडी और आर के नाम से 2 नंबर मिले हैं जिनकी फर्जीवाड़ी में संलिप्तता है और ईडी ने बैंकसाल कोर्ट में कहा कि हमें इन दोनों नंबरों की जांच करनी है। शिक्षक भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड माणिक ही है। माणिक ने पार्टी समेत कई नेताओं के कहने पर फर्जी तरीके से लोगों को नौकरी दी। अभ्यर्थियों ने माणिक के परिवार में भी पैसे ट्रांसफर किए हैं, इसलिए जांच का दायरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बंगाल में तृणमूल सरकार आने के बाद माणिक भट्टाचार्य को 2011 में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। जून 2022 में शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आने के बाद उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट ने पद से हटाने का निर्देश दिया था। मामले की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। साल 2014 में प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा में 259 लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी का मामला हाईकोर्ट को तलब किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया, जिसपे बाद ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने पहले पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ को अरेस्ट किया और फिर माणिक को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई की जांच भी जारी रही। माणिक ने बीमारी की बात कहकर सीबीआई जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीबीआई कोर्ट से अरेस्ट वारंट जारी हो गया। माणिक वारंट के खिलाफ पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने माणिक को अंतरिम राहत दी, जिसके बाद ईडी एक्टिव हो गई। 10 अक्टूबर को ईडी ने माणिक को पूछताछ के लिए बुलाया और 11 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक बंशीधर भगत एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में है। उन्होंने हिंदुओं देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो तो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाओ। यानी सब महिलाओं को दे दिए, आदमी के पास क्या है? आदमी के पास एक शिव जी है जो पहाड़ में पड़े हुए हैं, जिनके पास कपड़े लत्ते कुछ नहीं है, ऊपर से गले में सांप पड़ा हुआ है। वहीं गंगा जी भी अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। एक विष्णु भगवान है जो समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि महिला सशक्तिकरण तो भगवान ने पहले ही कर दी थी। शनिवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बीजेपी मंत्री ने यह बयान दिया था, जिसे सुनकर कार्यक्रम में मौजूद महिलाएं हैरान रह गई। वहीं उनके इस बयान के राजनीतिक गलियारों में भी खूब आलोचना की गई है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी विधायक बंशीधर अपने बयान को लेकर गिरे हैं। हाल ही में उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा था कि सरकार इस मामले की जांच को लेकर गंभीर है, लेकिन कांग्रेस कोई आरोप लगाने से पहले ये समझ ले कि पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप ना किया हो। झारखंड के धनबाद में रेलवे ने हनुमान जी को मंदिर खाली करने का नोटिस थमा दिया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने मंगलवार शाम को मंदिर के बाहर ये नोटिस लगाया। यह हनुमान जी के नाम से है। उसमें लिखा है कि आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है जहां अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिनों में अंदर मंदिर हटा लें और जमीन खाली कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह मामला धनबाद के बैराग बांध इलाके का है। खटिक बस्ती में रेलवे ने अपनी जमीन खाली करने के लिए नोटिस चिपकाया है। रेलवे ने न सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि आसपास की अवैध झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने को कहा है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर धनबाद रेल मंडल S.K. चौधरी ने कहा कि ये मानवीय भूल है। नोटिस की गलती से हनुमान जी का नाम लिखकर दिया गया है। इसे सुधार किया जाएगा और आगे से ऐसी गलती ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। किसी भी भावनाओं को आहत करना विभाग का मकसद नहीं था। हमें बस जमीन से अतिक्रमण हटाना था।
बेकार बांध के खटिक मोहल्ले में 20 सालों से लोग रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं। यहाँ खटिक समुदाय के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश से आए हैं। झुग्गी झोपड़ी बनाकर सालों से पानी, फल, मछली, सब्जी समेत अन्य छोटे छोटे कारोबार करते हैं। रेलवे की टीम ने मोहल्ले में सभी घरों को अवैध कब्जा बताकर खाली करने का नोटिस चिपका दिया है। सभी घरों को उनके नाम से दीवार पर नोटिस चिपकाया गया है। इस इलाके में 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के उन्नाव अंब अंदौरा के से रेल यात्रियों का दिल्ली आना जाना और आसान हो गया। 14 अक्टूबर से वंदे भारत एक्सप्रेस अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए रेगुलर चलना शुरू हो जाएगी। ये देश की चौथी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये दिल्ली के बीच चलेगी। ये ट्रेन वीरवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। वीरवार यानी 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊना रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक आज शाम तक नंदल डैम रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जो वीरवार को जनशताब्दी ट्रेन के दिल्ली जाने के बाद ही ऊना आएगा। वहीं वंदे भारत के इनोरल रन के लिए ऊना रेलवे स्टेशन पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंबाला रेलवे डिवीजन के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया स्टेशन में तैयारियों को निरीक्षण कर चुके हैं। उत्तरी रेलवे के अलावा अधिकारी भी ऊना पहुंच रहे हैं। आरपीएफ का सुरक्षा दस्ता भी स्टेशन पहुंच गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अंब अंदौरा आएगी। ये लगभग 412 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसके नई दिल्ली से अंब अंदौरा के बीच अंबाला, चंडीगढ़ और ऊना में 2 मिनट के लिए होल्ड होगा, जबकि वंदे भारत अंब अंदौरा से दिल्ली के लिए चलेगी, जो लगभग 412 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 25 मिनट में पूरा करेगी। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका रैक इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में बनकर तैयार हुआ है। लगभग 18 कोच की यह ट्रेन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें फोटो कॉलिस्टिक और अल्ट्रा एयर प्योरीफायर सिस्टम लगा है, जो जीआरडीओ की चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी में तैयार हुआ है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट लगाई गई है, साथ ही ऑटोमेटिक फायर सेंसर लगे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से वंदे भारत में सीसीटीवी लगे हैं और इसमें वाईफाई की सुविधा भी रहेगी। बीते 8 अक्टूबर को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गए। इसी को देखते हुए 12 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एयर शो का आयोजन किया गया। यहां भारतीय वायुसेना अपनी ताकत की झलक दिखाने जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन पर कई लड़ाकू विमान जैसे राफेल, जगुआर और MiG-29 अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इसके लिए देश के कई स्टेशनों से विमान उधमपुर पहुंच चुके हैं। उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले इस एयर शो में राफेल और जगुआर सहित कई लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना से इस करतब से पड़ोसी देश पाकिस्तान दांत तले अंगुली दबाने को मजबूर हो गया। बताया जा रहा है कि इस एयर शो में राफेल विमान की आसमान में उड़ाई भरेगा और आसमान में वायुसेना के फाइटर जेट राफेल की गर्जना सुनकर पाकिस्तान और चीन दोनों की दहल उठेंगे। सूत्रों को मिली जानकारी अनुसार इस पूरे एयर शो में आकर्षण का केंद्र रहा राफेल। इस शो में दौरान असोल्ट लैंडिंग का भी प्रदर्शन किया गया, जहां राफेल विमान आकर्षण का केंद्र बना। इसके अलावा कई अन्य लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक अपाचे भी अपने करतब का प्रदर्शन किया और साथ में एयर शो के कार्यक्रमों में उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत आने में डर लग रहा है। लंदन की एक जेल में केंद्र नीरव के साइकियाट्रिस्ट को बताया कि भारत प्रत्यार्पित किए जाने पर वे या तो मर जाएंगे या फिर आत्महत्या कर लेंगे। उसने बताया कि आखिरकार मुझे जेल में ही मरना है। नीरव मोदी पर मेहुल चोकसी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक से 14,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। फरवरी में ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने मोदी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दी थी। नीरव के साइकियाट्रिस्ट प्रोफेसर एंड्रयू फॉस्टर ने हाईकोर्ट को बताया कि आर्थर रोड जेल प्रशासन का कहना है कि उसने पैरेक
12 से सभी निकोली चीजें हटा ली है, लेकिन यहाँ दरवाजे से हैंडल और नल से लटकर कैदियों के जान देने के मामले भी देखे गए हैं। नीरव के साइकियाट्रिस्ट ने अदालत को बताया था कि वे केवल काटने और फांसी के बारे में ही सोच रहे हैं। उनका मानना है कि प्रत्यर्पित किए जाने के बाद वे जेल में ही मरेगा। उसकी बीमारी इतनी गंभीर है कि उसे 2 बार अस्पताल भेजा जा चुका है। आत्महत्या को लेकर जेल में उसको 4 बार मॉनिटरिंग करना पड़ता है। फॉरेस्ट ट्रस्ट ने अदालतों को बताया कि नीरव मॉडरेट डिप्रेशन का शिकार है, ऐसा परिवार से दूरी की वजह से हुआ है। फॉरेस्ट ट्रस्ट ने यह भी बताया कि नीरव की मां भी सुसाइड किया था। उन्होंने जेल के हालात को लेकर भारत सरकार के आश्वासन की आलोचना करते हुए कहा कि वहां व्यक्तिगत देखभाल के लिए कोई प्लान ही नहीं है। साथ ही भारतीय जेलों में आत्महत्या रोकने के लिए प्रोटोकॉल नहीं है। भारत सरकार की ओर से वकील हेलन मैक्रम कैसी ने अदालत में कहा कि नीरव अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट से राय ले सकेंगे और उसके साथ खेत सेल में एक और कैदी रहेगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर है। गुजरात के महसाणा जिले में भाजपा अध्यक्ष ने गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बबुल के बीज बोए थे तो इसलिए बबुल के पेड़ उगेंगे, विकास कभी नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राज्य में और फिर अब देश में विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। गुजरात का विकास मॉडल कई अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने भाई को भाई से लड़ाया है, इलाके को इलाके से लड़ाया है। जहां पानी चाहिए था वहां पानी नहीं दिया, विकास की यात्रा को अटकाया और भटकाया गया है। और साथ में नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज खुद लटकी और भटकी हुई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे हर घर में पार्टी के संदेश को ले जाए और राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर विवादों में फंसे चुके आम आदमी पार्टी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने एक बार फिर विवादास्पद बयान देकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है। बीजेपी ने गोपाल इटालिया का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने महिलाओं को मंदिर न जाने और कथा न सुनने की सलाह दी है। उन्होंने मंदिर और कथा सत्संग को महिला के शोषण के अड्डे बताया है। गोपाल इटालिया अपने बयानों की वजह से न सिर्फ खुद के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। बीजेपी के गुजरात प्रवक्ता यज्ञेश दवे ने यह वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में गोपाल इटालिया बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वे यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कथा सुनकर और मंदिर जाकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वे शोषण के अड्डे हैं। महिलाएं अपने समान हक के लिए लड़े, देश पर राज करने की तैयारी करें। कथा सत्संग में नाचने गाने की बजाय माता और बहनों किताबों पढ़े। और गोपाल इटालिया का यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई की गई। 2016 में लिए गए केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। वहीं केंद्र पर रिजर्व बैंक ने हलफनामा दायर करने के लिए समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को की जाएगी। इस पूरी कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई। वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आइकन बनाया गया जिसे केवल क्लिक करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्यवाही देखी जा सकती है। इसके अलावा इसे यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है। कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस पी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना है। इससे पहले की सुनवाई में बेंच की ओर से सवाल किया गया था कि कहीं ये मामला एकेडमिक तो नहीं हो जाएगा कि बता दें कि दिसंबर 2016 के बाद से इन मामलों में 59 याचिकाएं खारिज की जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे मवेशियों के लंपी स्किन वायरस के मामले में ये दर्ज हुई याचिका पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले को उठाया गया और मामले को उल्लेख करते वाले वकील ने यू ललित की पीठ को बताया कि ये बीमारी मवेशियों में फैल गई है और इसके कारण अब तक
59,000 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। इस बात पर न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति SR भट्ट की पीठ ने कहा कि मामले को 31 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। बेंगलुरु में कपल अपने घर का डिमोलिशन रोकने के लिए बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया। इस जोड़े के नगरपालिका के अधिकारियों को धमकी दी कि अगर उनका घर गिराया जाए तो वे खुद को आग लगा देंगे। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर लिया। पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर किसी तरह उन्हें रेस्क्यू किया। और दरअसल बेंगलुरु में इस दिनों डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, जिसमें शहर के ड्रेनेज को ब्लॉक करने वाले अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। इसी ड्राइव के तहत बुधवार को केआरपुरम के SR लेआउट में डिमोलिशन के लिए नगरपालिका का बुलडोजर पहुंचा। जापान ने देश में कोरोना प्रतिबंध समाप्त कर एक बार फिर पर्यटकों का स्वागत शुरू कर दिया। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो सब वेरिएंट चीन में फिर से संक्रमण फैला दिया। यहां 5 से ज्यादा राज्यों में संक्रमण के मामलों में अचानक से उछाल आया। उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया। हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा को बड़ा झटका। इंदौर में बुधवार को पितृ पर्वत पर पर्वतेश्वर हनुमान के दर्शन करते ख्यात सिंगर कैलाश खेर पहुंचे। यहां उनकी आगवानी में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही खड़े थे। रुक करते खबरों पर विस्तार से। बिहार की महागठबंधन सरकार में कानून मंत्री रहे कार्तिकेय सिंह अपहरण केस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया है। इस अग्रिम जमानत की याचिका पर जस्टिस सुनील कुमार पवार ने सुनवाई की। दरअसल बिहटा थाने में दर्ज हुए इस केस के मोकामे पर पूर्व विधायक अनंत सिंह समेत कई लोग आरोपी है। जांच में कार्तिकेय सिंह का भी नाम सामने आया था, फिर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया था। तब इसके खिलाफ बिल्डर का परिवार कोर्ट पहुंचा। पूर्व कानून मंत्री को 30 सितंबर को दानापुर कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन उस दिन सुनवाई टल गई थी। दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्तिकेय सिंह ने अपने वकील के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में एंटी सिपरेटरी बेल पिटीशन फाइल की थी। बिहार के पूर्व कानून मंत्री के बारे में कहा गया कि वे फरार है। इस तरह इस मामले को लेकर पटना पुलिस के खूब फजीहत हुई। इसके बाद कार्तिकेय कुमार ने वकील की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था कि आरोपी फरार नहीं चल रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। वे कानून के शरण में हैं और कानून का सम्मान कर रहे हैं। आवेदन को न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर को निर्धारित की थी। दरअसल बिहटा थाना इलाके में बिल्डर राजीव रंजन की 2014 में किडनैपिंग हुई थी। राजीव रंजन की किडनैपिंग मामले में एक आरोपी कार्तिकेय सिंह भी है। बिहटा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। धारा 164 के तहत बयान में उनका नाम आया है। इस मामले की वजह से कार्तिकेय सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर बीच नए प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की बात सामने आ रही है। जगदानंद सिंह की नाराजगी और पद के इस्तीफा देने के बाद कहा जा रहा था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन अब अचानक एक और नाम सामने आ गया और उन्हें आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता शिवचंद्र राम को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस चर्चा को तब बल मिला जब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सिंगापुर रवाना होने से पहले शिवचंद्र राम को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था। यहां मीसा भारती के घर लालू यादव से उनकी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि मुलाकात के दौरान लालू यादव ने उन्हें प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया था। इसके बाद अब उनके नाम का औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। शिवचंद्र राम बिहार के पिछड़ी जाति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वे बिहार के पूर्व खेल मंत्री रह चुके हैं। अभी कुशेश्वर स्थान में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया था। आरजेडी यहां चुनाव हार जरूर गई थी, लेकिन
जिस तरह से पार्टी ने यहां मुकाबला किया, उसके बाद पार्टी में शिवचंद्र राम का कद बढ़ गया था। आरजेडी मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के बाद उनके नाम का ऐलान कर सकती है। आरजेडी में सुधाकर सिंह इस्तीफा प्रकरण के बाद जगदानंद सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित आरजेडी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। कहा तो यह भी जा रहा है कि जगदानंद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए साथ साथ पार्टी भी छोड़ सकते हैं। इधर लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव ने भी पार्टी के पुराने नेता रहे जगदानंद सिंह को मनाने की कोशिश नहीं की, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के लिए शिवचंद्र राम का नाम सामने आ गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की थीम गांवों को सक्षम बनाना है। उन्होंने कहा कि विकास के क्षेत्र में कोई भी गांव छूटना नहीं चाहिए। यह एक ऐसा विषय है जिसे बीते कुछ सालों में भारत द्वारा उठाए गए कदमों के रूप में देखा जाता है। मोदी ने कहा कि हम अंत्योदय के विजन पर काम कर रहे हैं, जिसका अर्थ है मिशन मोड में अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाना। मोदी ने आगे कहा कि भारत की विकास यात्रा के 2 स्तंभ तकनीक और प्रतिभा महत्वपूर्ण है। तकनीक परिवर्तन लाती है। मोदी ने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना इस बात का उदाहरण है कि डिजिटलीकरण के लोगों को क्या लाभ होगा। हम गांवों में संपत्तियों का नक्शा बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कार्ड मिल रहा है। मोदी ने कहा कि यह तकनीक ही थी जिसके जरिए हमने कोरोना काल में गरीबों की मदद की। हमारी तकनीक आधारित जेम ट्रिनिटी ने 80 करोड़ लोगों को बिना किसी बाधा के कल्याणकारी लाभ पहुंचाए। कोरोना ने हमें सिखाया कि सभी को साथ लेकर चलने के लिए दुनिया को एकजुट होना चाहिए। विकासशील दुनिया में अरबों लोगों को दवाई, चिकित्सा उपकरण, टीके और बहुत कुछ ही आवश्यकता थी। यहां तक कि तकनीक के जरिए ही दुनिया में वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश अपने खेतों में नई नई उपलब्धियों को जोड़ने में जुटा है। ऐसे में G20 की अध्यक्षता भी भारत के लिए बड़ा मौका है। इसकी कमान 1 दिसंबर से भारत के हाथों में होगी। ऐसे में भारत अपने उन सभी मुद्दों को इन बैठकों में चर्चा के लिए दुनिया के सामने रखना चाहता है जो उसे विकसित देशों की कतार में खड़ा करने के लिए जरूरी है। इनमें एक बड़ा विषय शिक्षा भी है, जिसे भारत G20 की बैठक में प्रमुखता से रखने की तैयारियों में जुटा है। फिलहाल वे शिक्षा से जुड़ी अपनी तैयारियों को दुनिया के सामने रखनेगा और उनकी राय भी लेगा। शिक्षा मंत्रालय ने अब तक की G20 को लेकर जो तैयारी की है, उसके तहत उसका फोकस शिक्षा से जुड़े 4 क्षेत्रों को लेकर होगा। इनमें पहला बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, दूसरा तकनीक की मदद से शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा, तीसरा भविष्य की जरूरत और कौशल विकास और चौथा शोध को बढ़ावा देना और साझेदारी है। शिक्षा मंत्रालय इन विषयों को लेकर इसलिए भी उत्साहित है क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे पहले भी इस दिशा में सरकार ने काफी गंभीर प्रयास किए हैं। ये जमीनी स्तर पर दिखने में भी शुरू हो गया है। G20 की अध्यक्षता मिलने को लेकर भारत इसलिए उत्साहित है क्योंकि इसमें 20 ऐसे देश शामिल हैं जो दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनकी हिस्सेदारी करीब 90% है। जापान ने देश में कोरोना प्रतिबंध समाप्त कर एक बार फिर पर्यटकों का स्वागत शुरू कर दिया है। करीब 2.5 सालों तक जापान ने देश में कोरोना प्रतिबंध लागू किए हुए थे, जिसके बाद अब इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि देश में पर्यटकों की वापसी के जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जापान में इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन से यात्रियों का आगमन शुरू हो गया है। जापान ने अपनी सीमाओं को महामारी में शुरुआती दौर में ही बंद कर दिया था। यहां तक कि जापान ने देश से विदेशियों की वापसी पर भी रोक लगा दी है। हालांकि अब इन प्रतिनिधियों को सावधानी पूर्वक समाप्त करना शुरू कर दिया है। जापान ने जून के महीने में पर्यटकों को गाइड में 7 समूह में आने की अनुमति देना शुरू कर दिया है, जिनके बाद अब मंगलवार से 68 देशों के यात्रियों के वीजा मुफ्त प्रवेश को फिर से शुरू कर दिया गया है। जापान में भी पर्यटकों के आगमन की संख्या सीमा को भी समाप्त कर दिया है। साथ ही पैकेज टूर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। हालांकि पर्यटकों को अभी भी टीकाकरण का प्रमाण या
3 दिन पहले लिया गया था। एक नकारात्मक कोरोना वायरस परीक्षण प्रस्तुत करना होगा। साल 2019 में रिकॉर्ड 31 मिलियन विदेशी आगंतुक जापान आए थे, जिसके बाद साल 2020 में जापान टोक्यो ओलंपिक की मेजबानी करने वाला था, जिसके चलते करीब 40 मिलियन पर्यटकों के देश में आने का अनुमान लगाया गया। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य के बीच चीन की सियासत एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। चीन में 16 और 18 अक्टूबर को 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की रूपरेखा पर चर्चा होगी। इस बैठक को इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। यह भी माना जा रहा है कि इस बैठक में भी जिनपिंग एक बार फिर अपने कार्यकाल का विस्तार कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए ये आसान नहीं होगा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी जीरो कोविड नीति को लेकर आलोचकों के निशाने पर है। समाचार एजेंसी एएनआई ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि चीन की शून्य कोविड नीति के तहत लगाए जाने वाले लॉकडाउन के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ा था। ये कंपनियां चीन छोड़ने पर विवश हो रही थी। यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट्स का हवाला लेते हुए फाइनेंशियल पोस्ट ने कहा कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपनी परिचालन को चीन में बाहर अन्य बाजारों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी अधिकारी सरकार की नीतियों के आलोचकों की आवाज को दबाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। द हांगकांग पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो से सिंधुआ यूनिवर्सिटी के क्रिमिनल लॉ प्रोफेशनल लाओ डोंगयांग के पोस्ट हटा दिया गए हैं। एक चीनी टिप्पणीकार सीमा नाम को अगस्त से अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित किया जा चुका है। यही नहीं, प्रशासनिक आक्रामकता के चलते अमेजन, लिंक्डइन, याहू और माइक्रोसॉफ्ट ने चीन में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो सब वेरिएंट ने चीन में फिर से संक्रमण फैला दिया है। यहां 5 से ज्यादा राज्यों में संक्रमण के मामलों में अचानक से उछाल आया है, जिसे वैज्ञानिक नए सब वेरिएंट का असर मान रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति फिलहाल इससे कुछ अलग है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साल से देश में संक्रमित मिल रहे मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो रही है। अब तक देश में ओमिक्रॉन के 9 सब वेरिएंट की पहचान हो चुकी है, जिनका प्रसार सबसे अधिक है, लेकिन इनमें वे 2 सब वेरिएंट शामिल नहीं है जो चीन में मिले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक देश में नए सब वेरिएंट की पहचान नहीं हुई है, लेकिन सरकारों को तत्काल अलर्ट जारी करना चाहिए और विदेश यात्रा को लेकर निगरानी बढ़ानी चाहिए। अगर पुराने अनुभव के आधार पर बात करें तो यह जरूरी नहीं है कि चीन में फैलने वाले सब वेरिएंट दूसरे देशों में नहीं मिल सकते। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक वैश्विक स्तर पर मंकी पॉक्स से जुड़े मामलों की संख्या 70,000 के पार हो चुकी है। इसी के साथ WHO ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में पूरी दुनिया को इस वायरस की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए लोगों को इसके मामलों में गिरावट दिखने के बाद ही एहतियात बरतना बंद नहीं करना चाहिए। संगठन ने कहा कि पिछले हफ्ते जिन देशों में मंकी पॉक्स के केसों में बढ़ोतरी देखी गई, उनमें अमेरिकी महाद्वीप के कुछ देश शामिल है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम एब्रेवेक्स ने बताया कि वैश्विक स्तर पर मंकी पॉक्स के केसों में भले ही कमी दर्ज की गई हो, लेकिन यह इस महामारी का सबसे खतरनाक समय हो सकता है। उन्होंने बताया कि जहां दुनिया भर में इस वक्त मंकी पॉक्स के मामले घट रहे हैं, वहीं 21 देश ऐसे हैं जहां पिछले एक सप्ताह में मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देशों में, जहां दुनिया भर के कुल केसों में से 90% मामले मिले हैं। ग्रेहबोस ने कहा कि मंकी पॉक्स के मामलों में गिरावट का ही समय सबसे खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस दौरान हम सोचते हैं कि संकट टल गया है और हम एहतियात बरतना बंद कर देते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही, और खबरें और पढ़ने और देखने के लिए हमारे वेबसाइट का पता भी आप नोट कर लीजिए, www.kalamkartavya.com, और राष्ट्रप्रथम के साथ जुड़े रहे अगली खबरों के साथ। नमस्कार।